हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग संप्रेषण की बाधाएं चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे। हालांकि मैं बीच में पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक हमारे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन हमसे 3-4 बार पूछा, लेकिन मैं बताऊं ये क्वेश्चन इस वर्ष के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं समय से पहले पढ़ा दे रहा हूं। और इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखोगे, पूरा दावा है कि दोबारा में कहीं से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये जो एग्जाम में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 100% आएगा, इसी वर्ष आएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से आप लिखोगे इसमें हम बाद में भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में हमारी कॉपी जाती है तो प्रोफेसर महोदय जब कॉपी चेक करते हैं तो उनके सामने हमारी कॉपी सारे बच्चों से जो पहले वो चेक कर चुके हों और आगे आए उनसे बिल्कुल अलग होनी चाहिए, तभी तो मार्किंग अलग होगी। अब वो कैसे अलग हम बनाएंगे उसमें बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं 10th चैप्टर के लिए संप्रेषण की बाधाएं क्या होता है। और देखो इस चैप्टर से मात्र 3-4 चीजें पूछी जाती हैं। क्या पूछा जाता है? संप्रेषण की बाधाएं किसे कहते हैं और इनका संचार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये कितने प्रकार की हो सकती हैं और कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, 4 कौन कौन सी? एक तो इनका अर्थ, दूसरा इनसे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और कितने प्रकार की हो सकती हैं, और बाधाओं के नाम, ठीक, बाधाओं के नाम। ये इतना टॉपिक अगर इससे हमने क्लियर कर लिया तो समझ लीजिएगा कि ये पूरा जो चैप्टर है हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक एक को क्रम से हम देखते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए संप्रेषण बाधाओं या समस्याओं का अर्थ क्या होती हैं, संप्रेषण की बाधाएं और समस्याएं। देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, इसको अवरोध के नाम से भी जाना जाता है। और संप्रेषण अवरोध, ओके, देखो अवरोध का मतलब रुकावट, कभी कभी रुकावटें के नाम से भी आ गया है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई नामों से आ जाता है भैया। बाधाओं के नाम से आ सकता है, समस्याओं के नाम से आ सकता है, अवरोधों के नाम से आ सकता है, रुकावटों के नाम से रुकावटों के नाम से आ सकता है। तो ये क्या होता है? देखो क्या होता है कि जब हम अपनी सूचना आपके पास में किसी भी माध्यम से, किसी भी चैनल के द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को जब हम भेजते हैं, उसमें हम जिस उद्देश्य से भेजते हैं उसी उद्देश्य से आपको प्राप्त हो, ये हम अपनी इच्छा भी रखते हैं। लेकिन जब किसी कारण से, जब किसी तकनीकी कारण से या किसी बीच में मतलब कोई समस्या आने के कारण वो जो सूचना है, वो जो मैसेज है वो बदल करके आपको पहुंचता है, या आपकी मानसिक स्थिति में वो चीज उल्टी होकर के पहुंचती है, इसी को हम संप्रेषण की बाधाएं, संप्रेषण की रुकावटें, संप्रेषण की समस्याएं, इन सब को हम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बेटा वर्तमान समय में यूट्यूब पे बहुत ज्यादा बच्चा बर्बाद हो रहा है। यूट्यूब पे बर्बाद होने का मतलब पढ़ाई वाले चैनल पे नहीं, वहां पर मनोरंजन के जितने भी चैनल्स बने हुए उन पर बर्बाद हो रहा है। उनमें थोड़ी सी कटौती करो और अभी आप कर लो लर्न, 100% जीवन में करोगे अच्छा अर्न। अगर अभी नहीं करोगे लर्न तो आगे नहीं कर पाओगे अर्न। क्यों? हमारा अगर कॉमर्स हमने सेलेक्ट किया है तो जीवन में हमें कुछ बनना है, इसके लिए आज अपने आप को बदलना होगा। ओके, अब यहां पर जिस उद्देश्य से हम मोबाइल हाथ में लेते हैं, लेकिन पता चला वहां तो एक बड़ा अच्छा सा थंबनेल दिख गया, बड़ी अच्छी सी पिक्चर देखी, अब पता चला कि हम जो देखने जा रहे थे, चाह रहे थे तो संजीव सर का चैनल देखें, लेकिन पता चला कि वहां एक अच्छा सा कॉमेडी दिख गया, अब वो देखने लगे और उसमें और आ गया और आ गया और आ गया, टाइम पार और पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई। तो यही संप्रेषण की बाधाएं हैं। अब आप समझेंगे हिंदी में संप्रेषण बाधाएं हैं क्या। संप्रेषण की बाधाएं वो हैं जो संप्रेषण प्रक्रिया को ठीक उद्देश्य के विपरीत ले जाती हैं, यानी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उनमें रुकावटें डालती हैं, उनमें बाधाएं उत्पन्न करती हैं, उनमें समस्याएं क्रिएट करती हैं। इन्हीं को हम संप्रेषण की बाधाएं कहते हैं। जैसे हम ये वीडियो आपके लिए दे रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप इस पूरी वीडियो को देखो, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में तैयार हो जाए, लेकिन पता चला गया कि वीडियो आपने देखना भी शुरू किया और 5 मिनट 7 मिनट देख पाए तब तक किसी का फोन आ गया। ये संप्रेषण की बाधा है, यानी उद्देश्य तक पहुंचने से पहले जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हें अटेंड करना भी जरूरी है, जवाब देना भी जरूरी है, उसने बुला लिया, जो जहां पर देख रहे थे कितनी महत्वपूर्ण चीज थी वो वहीं पर छूट गई। ये संप्रेषण की क्या है? बाधा है। या कोई व्यक्ति स्पीच दे रहा है
और स्पीच दे रहा है और बीच में क्या हुआ, माइक उसका जो है गड़बड़ा गया है और आवाज जो है वो थोड़ी फट सी गई और आपके पास तक क्लियर आवाज नहीं पहुंच पाई। तो ये संप्रेषण की क्या है, बाधा है। सामने से कोई व्यक्ति लाउड स्पीकर में स्पीच दे रहा है और तुम्हारे इधर शोर मचना शुरू हो गया, या दो चार लोगों ने जोर जोर से बातें करना हंसना शुरू कर दिया, तुम जरूरी बातों को सुन नहीं पाए। तुम चाह रहे थे सुनो, लेकिन तुम उनको जानबूझ करके इग्नोर नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो हो ही गई। यही संप्रेषण की बाधाएं हैं। तो संप्रेषण की बाधाएं वो हैं जो हमें उद्देश्य से भटकाती हैं, इनको हम संप्रेषण की बाधाएं कहते हैं। अब दूसरी चीज है कि इनका प्रभाव क्या पड़ता है। ये तो समझ में आ गया कि संप्रेषण की बाधाएं हैं। जैसे फोन पे अगर हम किसी से कहते हैं भाई 65, तो वो उसके समझ में आता है 65, 64, 66, कभी कभी ये भी होता है। अगर दूरी बहुत ज्यादा है तब भी व्यक्ति से हम अगर जोर से आवाज लगाते हैं तब भी उसके लिए क्लियर नहीं कर पाता है, वो आए करता रहता है, लेकिन उसके सही समझ में नहीं आ पाता तुम क्या कह रहे हो। तो कहने का मतलब है कि हम जो सूचना जिस उद्देश्य से किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, अगर वही सूचना उस उद्देश्य से उसके पास में नहीं पहुंच रही है तो एकदम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रभाव यह पड़ता है कि जिस व्यक्ति ने संदेश बनाया है, जिस व्यक्ति ने उस पर मेहनत की है, जिस व्यक्ति ने अपना टारगेट फिक्स किया है, वो व्यक्ति टारगेट पर नहीं पहुंच पाएगा, और जब वो टारगेट पर नहीं पहुंच पाएगा तो उसके साथ वाले या उसके अनुयायी लोग हैं उनका भी उसमें नुकसान होगा। और इस तरह से संप्रेषण प्रक्रिया जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण होती है, समय पे इसका होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो चीजें फिर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती हैं और प्रभाव ये होता है कि जो लक्ष्य पूर्ति है या तो हो नहीं पाती है या समय के बाद प्राप्त होती है, और समय के बाद अगर हमें कोई उपलब्धि मिलती है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। ओके, तो दो चीजें हो गई, अर्थ, प्रभाव। और अब हम बात करते हैं संप्रेषण के प्रकार में। ठीक है, देखो संप्रेषण का जो प्रभाव है वो तो 4-5 लाइनों में लिख देना, 5-7 लाइनों में। अगर पहले बात तो लिखने के लिए आया तो बहुत संक्षेप में आएगा। इसके बाद में प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं संप्रेषण बाधाओं के प्रकार। संप्रेषण बाधाओं के प्रकार, अब देखो संप्रेषण बाधाओं के जो प्रकार हैं उनमें पहले नंबर पे आप क्या रखेंगे, पहले नंबर पे रखेंगे बनावट संबंधी बाधाएं। ओके, बनावट संबंधी बाधाएं का मतलब है कि जैसे ये वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें रोचकता ही ना हो, इसमें कोई गुणवत्ता ही ना हो, ये तुम्हारे लिए उपयोगी ना हो, तो तुम इसको क्यों सुनोगे, जाहिर सी बात है नहीं सुनोगे। तो ये बनावट संबंधी बाधा कहलाएगी, यानी हमने जिस चीज को बनाया उसी में रोचकता नहीं थी, तो इसलिए बनावट संबंधी बाधा हो गई। दूसरी भाषागत बाधाएं। भाषागत बाधाएं का मतलब यहां पर है कि हमारी भाषा कुछ है और आपकी लैंग्वेज कुछ है, हम जो बोल रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे चैनल को अदर कंट्रीज में भी देखा जा रहा, हम लोगों को पता चलता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते होंगे, क्योंकि मोस्टली हम तो हिंदी यूज़ करते हैं और थोड़ा बहुत जो न्यूमेरिकल हैं या बीच बीच में हम थोड़ा इंग्लिश यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पता चला कि वहाँ किसी नेपाली भाषा का प्रयोग हो रहा है। नेपाल में भी चैनल काफ़ी हमारा देखा जाता है, क्योंकि पास पड़ोस का जो इलाका है भारत से लगा हुआ, तो वो हो सकता है कि इधर का कोई एडमिशन वगैरह लिए हुए हों। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर भाषागत बाधाएं भी हमारे लिए प्रभावित करती हैं। तो पहली होती है बनावट संबंधी, दूसरी होती हैं भाषागत बाधाएं, तीसरी होती हैं तकनीकी समस्याएं, तकनीकी बाधाएं। ये तकनीकी बाधाएं क्या होती हैं? तकनीकी बाधाएं वो बाधाएं होती हैं जो टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई व्यक्ति माइक में स्पीच दे रहा है और स्पीच देते देते पता चला कि अचानक लाइट चली जाए, कोई उपकरण खराब हो जाए, कोई मशीन खराब हो जाए, तो वहां पर जितनी बैठी हुई पब्लिक है वो जो चीज चाह रही थी वो उस समय से निकल जाती है। या कोई भी एक बड़ी सभा चल रही है और अचानक तेज बारिश आ जाए, सभा को कौन सुनेगा, सब इधर उधर भागने लगेंगे। तो यही संप्रेषण की क्या होती हैं, बाधाएं होती हैं। तो तकनीकी बाधाओं में सिर्फ उन बाधाओं को लेंगे जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। जैसे नेटवर्क अचानक चला जाए, आपने देखा होगा टेलीविजन देखते हो अचानक नेटवर्क चला जाता है, ठीक है, तो समझ लो कि उतनी देर का कट हो गया, फिर वो नहीं मिलता। मैच आ रहा है किसी भी इंडिया और किसी के भी साथ में, और पता चला कि अचानक से डिश गायब हो जाए, ओके, तो समझ लो अब तो खैर नेट का जमाना है, नेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई विशेष एरिया में लड़ाई झगड़ा चल रहा है उस समय नेट बंद कर दिया जाए, तो आपकी वो सारी चीज़ें छूट जाएंगी। यानी जो आप देखना चाह रहे थे, जो कम्युनिकेशन हो रहा था, उसमें क्या रुकावट आ जाएगी। तो ये होती है हमारी तकनीकी बाधाएं।
अगला, माध्यम की बाधाएं। माध्यम की बाधाएं का मतलब है कि कोई व्यक्ति कौन से माध्यम को चुनेगा जिसके माध्यम से वो चीज इफेक्ट हो। जैसे हमसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर कौन से ऐप पे पढ़ाओगे? भाई ऐप पे पढ़ाने पे खर्चा आता है, और वो खर्चा ऐसा नहीं हमारा ऐप नहीं है, ऐप है लेकिन हम समय पे बताएंगे। ओके, और उस ऐप के माध्यम से अगर हम आपको पढ़ाते हैं तो आपका ही खर्चा ज्यादा जाता है, इसलिए अभी उस पर केवल कंपटीशन को हमने रखा हुआ है। और क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे हमारे गरीब बच्चे जुड़े हुए हैं, अब लाखों रुपए से ज्यादा तो ऐप का खर्चा आ रहा है, वो खर्चा पड़ेगा किस पे? हमारे स्टूडेंट पे ही तो पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि अब YouTube में भी प्राइवेट क्लासेस का ऑप्शन आ गया है, और उसमें क्या होता है कि जिस लिस्ट में हम जिसको जोड़ेंगे भाई उसी को दिखेगा, बाहर के व्यक्ति को दिखेगा ही नहीं है। प्राइवेट वीडियोज में सिर्फ उन्हीं को दिखेगी जिसके पास में लिंक पहुंचेगा, बाहर को दिखेगी ही नहीं। तो ये माध्यम की बाधाएं हैं कि अगर वो लिंक तुम उठा करके किसी को दे दोगे तो जाहिर सी बात है कि वो उसके पास में चला जाएगा और वो भी देख लेगा। तो यही होती है माध्यम की बाधाएं। और माध्यम की बाधाओं में और चीजें होती हैं कि माध्यम से कहीं चोरी हो जाए, कहीं मिलावट हो जाए, कहीं एडिटिंग हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिला दिया जाए, उसके प्रति किसी अफवाह को फैला दिया जाए। तो ये सब चीजें माध्यम की बाधाएं होती, जिनको प्रेषक चाहते हुए भी नहीं रोक सकता है। ओके, तो ये होती है हमारी माध्यम की बाधाएं। अगला और लास्ट, अन्य बाधाएं, चैनलगत बाधाएं। ठीक है, चलिए चैनलगत तो माध्यम ही हो गया, बनावट हो गया, भाषा हो गया, तकनीकी हो गया, माध्यम हो गया, और क्या और एक बाधा ले लें, ज्ञान संबंधी बाधाएं। यहां पर ज्ञान संबंधी बाधाओं का मतलब यहां पर होता है कि जो नॉलेज हम दे रहे हैं उसको ग्रहण करने का सामने वाले के पास में नॉलेज होना चाहिए। जो हम किसी को कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कोई भी हम सिग्नल भेज रहे हैं तो उसकी जानकारी, उसका अर्थ अगले व्यक्ति को पता होना चाहिए। आपने बिजली के अक्सर खंभे देखे होंगे, उनमें ये दो प्रकार की हड्डियां और ये खोपड़ी होती है, और यहाँ पर सीधे कभी कभी लिखा हुआ भी होता है डेंजर, और नहीं भी लिखा हुआ होता है तो हमें पता होता है कि हड्डियां हैं और खोपड़ी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर खतरा है। और जब खतरा है तो ये डेंजर का चिन्ह है। अब किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं है तो वो तो क्या करेगा, वो इसका मतलब ही नहीं समझेगा कि इसका मतलब होता है तो होता क्या। रोड किनारे आपने देखा होगा, जाते हो तो बहुत सारी चीजें हैं जो कम्युनिकेट होती हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता है। तो ये हमारा जो ज्ञान है, ठीक है, तो ये ज्ञान संबंधी बाधा है। किसी व्यक्ति ने कोई कमी नहीं रखी है, उसने तो अपना बताया ही है, लेकिन ज्ञान संबंधी नॉलेज होने के कारण इस चीज के लिए हम नहीं समझ पाते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जो संप्रेषण की प्रमुख बाधाएं हैं वो कौन कौन सी बाधाएं हैं। ओके, ये थे बाधाओं के प्रकार। अब हम बता रहे हैं बाधाओं के नाम। ठीक है, ये हमने इसलिए बताई थी कि आपको ये जानकारी हो जाए कि समस्याएं कौन कौन से प्रकार की हो सकती हैं। अब हम जो बाधाओं के नाम कहें या असलियत में संप्रेषण की बाधाएं, ठीक है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, संप्रेषण की बाधाएं। अगर आप बुक में देखोगे तो आपको 8 से 10 ही बाधाएं मिलेंगी, लेकिन मैं यहां पर कम से कम 18 से 20 बाधाएं बताऊंगा। और 18 से 20 बाधाएं बताऊंगा तो समझ लो कि किसी की कॉपी में भी इतना कंटेंट लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी बाधाएं आती हैं संप्रेषण में। नंबर 1 होता है आवाज संबंधी बाधा। आवाज संबंधी बाधा का मतलब है कि हम किसी व्यक्ति के लिए आवाज लगा रहे हैं और वो आवाज उसके पास में प्रॉपर रूप से पहुंच ही नहीं पा रही है, इसके कारण सही से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो उसको हम कहते हैं आवाज संबंधी मतलब बाधा। दूसरा, चैनल ठीक ना होना, चैनल या माध्यम ठीक ना होना। अब हम कोई सूचना अपने नौकर से किसी व्यक्ति के पास में भेजते हैं, और वो क्या है कि जब जाता है तो 2-4 लोगों को पढ़वा के देखता है, पता चला है कि जिसके पास में जो हम गोपनीय बात पहुंचाना चाह रहे थे वहां से नहीं पहुंच पाई, और पता चला कि उससे पहले वालों को सबको पता चल गई। तो ये होती है हमारी चैनलगत। दूसरी चीज ये है कि जैसे
चैनल का मतलब सिर्फ माध्यम होता है। जैसे हम किसी माध्यम से आपके पास में कोई सूचना पहुंचाना चाह रहे हैं, अब वो सूचना आपके पास में तक पहुंचने से पहले ही क्या होता है कि उसमें कोई मिलावट हो जाती है, कुछ कमी आ जाती है, कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता है, कुछ और कमी आ जाती है, तो यही होती है चैनल या माध्यम की बाधाएं। अगला है तीसरे नंबर पे उचित समय का ना होना। उचित समय का ना होना, यह भी सबसे बड़ी बाधा है। उचित समय का ना होना का मतलब है कि मान लीजिएगा हम आपके साथ में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं और आपके साथ में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका समय उचित है ही नहीं, फिर भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो समझ लो संप्रेषण में बाधा आएगी। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति सो करके उठा है और अचानक हम जाते हैं, कहते हैं भैया बीमा करा लो, बीमा के बहुत फायदे हैं, मरोगे तब भी फायदा, जिंदा रहोगे तब भी फायदा, तो समझ लो कि वो व्यक्ति कहेगा कहाँ आ गया, अभी बताओ मुंह नहीं धोया और ये अपना बड़बड़ बड़बड़ करना चला आया। तो ये चीज़ है कि उचित समय का ना होना। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिएगा कि किसी हमें कोई कम्युनिकेशन किसी के समय पे करना है, यानी हमें किसी को बहुत अच्छी सलाह देनी है, पता चला उसके घर में कलेश हो रहा है और हम जाकर के सलाह देने लगे तो कहेगा हाँ तुम भी जाओ, ठीक है, या तुम भी आ जाओ। क्यों? समय कैसा है? उचित नहीं है वो। ओके, तो ऐसा है उचित समय का ना होना। दूसरी चीज है कि जब कोई सो रहा है, पता चले तुम कम्युनिकेशन कर रहे हो, कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, तुम घरेलू बातों में कर रहे हो, कोई व्यक्ति कंपनी की कोई डील कर रहा है, तुम उसको बार बार कॉल कर रहे हो, तो ये चीजें उचित समय की नहीं होती हैं। उचित समय का मतलब है कि कौन सी बात किस समय पे होना चाहिए, ये हमारा प्रॉपर टाइम कहलाता है, ठीक है, उचित समय कहलाता है। अगला जो चौथी समस्या आती है, दूरी अधिक होना। दूरी अधिक होना, जब कम्युनिकेशन में दूरियां बहुत ज्यादा होती हैं, दूरियां बहुत ज्यादा होने का मतलब है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत ज्यादा बैठा है या दिल से दूरी बनाए बैठा है, यहां पर दोनों चीजें शामिल हैं। अगर आप हमसे नाराज होगे तो हम कुछ कहेंगे, उसका अर्थ ही तुम कुछ निकालोगे। क्यों? दूरी है भाई, दूरी है, मजबूरी है, दूरी है। ओके, तो यहां पर अगर दूरी अधिक होती है तो यह भी संप्रेषण की क्या है? बाधाएं हैं। हम अच्छे के लिए कहेंगे, तुम हूं करोगे, लेकिन फिर भी अपनी बात को मतलब बड़ा मानोगे और दूसरे की नहीं सुनोगे, तो ये होता है दूरी अधिक होना। अगला 5वें नंबर पे तकनीकी कमी आ जाना। देखो, अचानक अगर कम्युनिकेशन हो रहा है और उसमें लाइट की प्रॉब्लम आ जाए, कोई चीज़ खराब हो जाए, तकनीकी समस्या आ जाए, अचानक सिग्नल चले जाए, बहुत तेज़ बारिश होने लगे, बहुत तेज़ बारिश होती तो आपने देखा होगा जो डिस्क होती है या डिस्क वगैरह जिसके घरों में लगी हुई होती है, वाईफाई कनेक्शंस होते हैं, ये भी प्रभावित होते हैं। ओके, लैंडलाइन की बात अलग है। तो इन सब के प्रभावित होने से क्या होता है, जो संप्रेषण प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होती है। अगला है 6ठे नंबर पे मार्ग में संप्रेषण में हानि। ये मार्ग में संप्रेषण में हानि का मतलब है, मार्ग का मतलब होता है रास्ता। अगर हमने कोई भी कम्युनिकेशन है वो हमने किसी व्यक्ति के पास में भेजा है और उसको भेजते समय अगर पता चला कि मार्ग में कोई मिलावट हो जाए, यानी हमने जिस माध्यम से भेजा, हमने नौकर के हाथों से भेजा है या किसी अन्य व्यक्ति को लेकर के भेजा है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि उसमें कोई मिलावट कर देता है, या वो पढ़ा लिखा कम है, अज्ञान है, उसने किसी को दिखाया तो वो क्या है कि उसने कुछ मेन लाइनें उसमें धोखे से कट कर दी या जानबूझ के कट कर दी, तो ये सब चीज़ें हैं वो मार्ग में संप्रेषण में हानि कहलाती हैं। ओके, अगली जो समस्या होती है वो होती है उद्देश्य स्पष्ट ना होना। उद्देश्य स्पष्ट ना होना। उद्देश्य स्पष्ट ना होने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन करता है और वो उद्देश्य नहीं बताता है, जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इस साल ये एग्जाम में 100% आएगी, तो 99.99% तो इसको आना ही है, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो जब हम एक उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि बेटा ये एग्जाम में आएगा, तो आप क्या करोगे, उसको उतने ही ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को सुनोगे और आपको पता चल जाए कि अरे ये सारे इसमें से आइटम बहुत सारे हमें बुक्स में नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसी टीचर के पास मिलेंगे, तो तुम उनको और ज्यादा ध्यान से सुनोगे। तो उद्देश्य अगर आपका स्पष्ट है तो उस पर ध्यान ज्यादा होगा, फोकस ज्यादा होगा, और जिसका नहीं है तो उसका नहीं होगा। अगला है शोर या ध्वनि।
शोर या ध्वनि। देखो, जब भी कोई कम्युनिकेशन किया जाता है तो अगर वहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल है या ध्वनि बहुत ज़्यादा तेज से है, वहाँ से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गुजर रही हैं, हॉर्न बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तेज तेज आवाज़ें आ रही हैं, जैसे आप मेले में जाते हो, एक का हॉर्न इतना तेज होता है, दूसरे पड़ोसी का पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है, पड़ोसी के सामने जाओ तभी पता चलता है हाँ ये क्या कह रहा है, तो वहाँ पर एक दूसरे का कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसी को हम कहते हैं शोर या ध्वनि। अगर आपको अपने दोस्त के कान कुछ भी बोलना होता है तो कान में ही बोलना होता है, तब वो सुन पाता है कि हाँ ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये अधिक शोर या ध्वनि ये भी संप्रेषण की क्या है, एक बाधा है। अगला, प्रभावपूर्ण ना सुनना। प्रभावपूर्ण ना सुनना ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। इस पे मैं स्टार लगाता हूं। प्रभावपूर्ण ना सुनने का मतलब ये है कि चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, वहम इंडिया के अंदर 80% है और 20% लोग सकारात्मक सोच रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमारे भी हित की अगर बात कर रहा होता है तो हमको ये लगता है ये तो पहले अपने मतलब की बात कर रहा होगा। वो असलियत में क्या होती है, क्योंकि हम मतलबी हैं, इसलिए जो जिस तरह का होता है उसकी जो मानसिकता है सेम का सेम वैसे ही गिरती है। मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं। बहुत बहुत बड़ी नुकसान हो गए, बहुत बहुत बड़ी घटनाएं हुई साथ में, और इसके बावजूद मैंने हर एक घटना को सकारात्मकता की दृष्टि से देखा। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं इसमें मैं बोलता हूं कि बेटा हमेशा बी पॉजिटिव। कुछ अगर हो रहा है तो प्रभु पे छोड़ दो, ओके, कि हाँ भाई ये घटित होना था, लेकिन अब ये देखो कि वो हमें सीख क्या दे जाती है। ओके, क्या मतलब हमें सीख मिलती है उस घटना से, है। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव रहिएगा, हमेशा बी पॉजिटिव। अगर कहीं पर कोई व्यक्ति अगर आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो समझ लो कि एक बात सोच लिया करो, क्या पॉजिटिव ही सोचना है कि यार चलो कम से कम अब आगे से इससे बात नहीं करनी है। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसा नहीं उससे लड़ने झगड़ने चले जाओ। दुनिया में दो तरह के ही शब्द हैं, एक मधुर शब्द, एक कटु शब्द, दोनों मुख से ही निकलते हैं। तो कटु शब्द दुनिया में कुछ है ही नहीं, ठीक, समझ लो कि वो भी आपके लिए मधुर ही हैं। समझ लो, अगर ये इतना कर लिया तो तुम्हारा जीवन भी मधुर बन जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रभावपूर्ण कम्युनिकेशन, यानी प्रभावी संचार पढ़ रहे हैं, और संचार की बाधाएं पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि प्रभावपूर्ण ना सुनना ये भी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रभावपूर्ण ना सुनने का मतलब है कि जिस उद्देश्य से कोई व्यक्ति बताना चाह रहा है, पहले निगेटिवता ना लो, उसको उसी उद्देश्य से ग्रहण करने का प्रयास करो। अगर तुम ध्यान से अगर उसको ग्रहण करोगे तो उसके अंदर वहम है, उसके अंदर कपट है, उसके अंदर छल है, तुम्हें धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा, इतना तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। ये सारे चैप्टर्स पहले से ही बने हुए हैं, इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए आत्मज्ञान, ठीक है, ये चैप्टर पूरा बना हुआ है। अगला है 10वें नंबर पे संप्रेषण के रख रखाव में कमी। कभी कभी क्या होता है, संप्रेषण के रखरखाव में कमी का मतलब है जैसे हम ये वीडियोस बना बना कर हमारे पास में जब एग्जाम आपके पास में आएंगे उस समय के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस होती हैं बनी हुई। अब पता चला कि हमने वो ऐसे लैपटॉप में डाल दी जहां से क्या है कि उसमें वायरस ने बहुत ज़्यादा, उन्होंने फाइल को करप्ट कर दिया। अब हमने उन्हीं फाइलों को हमने तो जांचा भी नहीं, परखा भी नहीं, हमें पता था हाँ ये बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है। अब वही हमने क्या यूट्यूब पे अपलोड किया, आपके लिए हमने शेयर की, पता चला कि उसमें तो आधी से ज़्यादा जो है लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, वो घिचपिच करके चल रही। तो ये भी कहलाती है संप्रेषण के रखरखाव में कमी। 10 पॉइंट हो चुके हैं। अगला 11वें नंबर पे देखिए, ठीक है, बहुत अच्छी हम हेडिंग बताएंगे। ये हमारे चैनल की विशेषता है कि सारा कंटेंट बहुत ही सरल बताया जाता है और नंबर ऑफ हेडिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके, तो अगला होता है ध्यान ना देना। ये सामने वाला व्यक्ति का होता है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि कोई व्यक्ति अपने गला फाड़ फाड़ के परेशान है तुम्हारे लिए मैसेज देने के लिए, लेकिन पता चला कि तुम ध्यान से ही नहीं सुन रहे उस चीज़ के लिए। तो ये भी एक समस्या है कि ध्यान ना देना। अब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है और सामने वाला ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये भी एक प्रकार की संप्रेषण में क्या है, समस्या है। तो ये ध्यान ना देना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। 12वें नंबर पे भाषागत भिन्नता। भाषागत भिन्नता का मतलब है कि जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, किसी जगह का कल्चर कैसा है, किसी जगह पर किन बातों को कैसे लिया जाता है, ये हर जगह की अलग है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में विविधता है। यानी यहाँ
यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा चेंज है, ठीक है, फॉरेन से यहाँ पर अलग है। तो ये भाषागत जो भिन्नता है ये भी हमारे कम्युनिकेशन को मुख्य लक्ष्य तक पहुँचने नहीं देती है। तो ये भी एक प्रकार की समस्या है कि यहाँ पर जो भाषागत समस्याएं हैं, इन भाषागत समस्याओं के द्वारा ही हम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस टॉपिक को 12 हेडिंग्स के बाद में और भी क्लियर कराते हैं। आगे है 13वें नंबर पे संप्रेषण में विश्वास। संप्रेषण में विश्वास का मतलब यहाँ सीधा सीधा ये है कि जो, जैसे मैं ही यही बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी है या ये जो वीडियोस हैं आपके लिए बहुत उपयोगी है, अब आप उसमें कितना भरोसा करते हो, ये संप्रेषण में क्या कहलाता है, विश्वास कहलाता है। तो अगर आप विश्वास रखते होगे तो यहाँ तक पहुँचे हो, अगर विश्वास ही नहीं है तो यहीं तक नहीं पहुँच पाते। तो इसका मतलब अगर यहाँ तक पहुँचते हो तो वास्तव में तुम पढ़ने वाले हो, तुम कुछ करना चाहते हो जीवन में, ओके। और इस तरह से ये संप्रेषण में विश्वास। और एक चीज बताते हैं, अगर अच्छे नंबर लाना है तो बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, खूब अच्छे से आपको हेडिंग्स लिखना है, जिनके सारे अच्छे पीडीएफ्स हम भी उपलब्ध कराते हैं, बहुत सरल लैंग्वेज में उपलब्ध कराते हैं। और प्रैक्टिस जितनी कर लोगे उतना ही फायदा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। तो इस तरह से संप्रेषण में विश्वास। अगला है 14वां, व्याकरण संबंधी गलतियां, त्रुटियां कह दें, गलतियां कह दें, चलो गलतियां। देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे एक हम लिखते हैं यहाँ पर, रोको मत जाने दो। फिर से लिखते हैं इन्हीं को, रोको मत जाने दो। व्याकरण ये कहता है एक यहां कॉमा लगा दिया, एक यहां कॉमा लगा दिया। पहले में कह रहा है रोको मत जाने दो, यानी रोकना है उसे। दूसरे में कह रहा है रोको मत जाने दो, इसमें रोकना नहीं है। देखो इससे ठीक उल्टा हो रहा है। वही अक्षर हैं, वही मात्राएं हैं, वही कॉमा है, सब कुछ वही है, लेकिन व्याकरण के प्रयोग से क्या हुआ कि अर्थ ही बदल गया। तो ये चीजें हमारी कहलाती हैं व्याकरण संबंधी गलतियां। यानी व्याकरण संबंधी गलतियां अगर हैं तो वो भी मतलब अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ में बदलती हैं, ओके। अगला है प्रेरणा का अभाव, 15वें नंबर पे, प्रेरणा का अभाव। प्रेरणा का अभाव का मतलब सीधा सा ये है कि हम अगर कम्युनिकेशन में मोटिवेशन नहीं लाते हैं, कोई ऐसी टेक्निक नहीं लाते हैं, उपयोगी उसे नहीं बनाते हैं, तब भी कम्युनिकेशन की ये वादा है कि लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, ओके। अगला है 16वें नंबर पे, समय का अभाव। समय का अभाव, जैसे हम ये वीडियो दे रहे हैं और पता चला यहां तुम पहुंच तो गए, वीडियो पे क्लिक तो कर दिया, लेकिन तुम्हारे पास देखने का पूरा समय ही नहीं था। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो महत्वपूर्ण मैसेज या महत्वपूर्ण जानकारी तुम्हें मिलनी थी वो अब नहीं मिल पाएगी। इसी को कहते हैं समय का अभाव, ठीक है। तो समय के अभाव के कारण भी ये समस्याएं आती हैं। अगला 17वें नंबर पे, संप्रेषण का उचित आकार ना होना। इसका मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन कर रहा है, मूल बात तो पता ही नहीं चल रही है, कथा लंबी कहानी सुनाया जा रहा है, ओके, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। या तुमने किसी व्यक्ति को चिट्ठी लिखी है और उसमें उसको पढ़ के देख रहा है, उसके पास भी समय नहीं है, बहुत लंबी चिट्ठी है, उसे यही नहीं पता चल रहा कि चाह क्या रहे हो। ऐसी कंडीशन में जब संप्रेषण का उचित आकार नहीं होगा तो समझ लीजिएगा कि व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं लेगा। और इसके बाद में जो आपकी संप्रेषण की बाधाएं हैं वो मोस्टली हो चुकी हैं, और इन बाधाओं को दूर करने के उपाय, इसके लिए हम एक वीडियो और बनाएंगे कि इन संप्रेषण बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। हालांकि जब चैप्टर पढ़ाएंगे या जो पीडीएफ नोट्स देंगे तो उनके लिए नंबर आपके स्क्रीन पर पहले ही पहुंच चुका होगा, वहां से ये मिल जाएगा आपके लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।